नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज आर्थिक संकट की मार झेल रहे पाकिस्तान के 2 दर्जन जिलों में बत्ती गुल हो गई। रूस ने यूक्रेन के हाथ से 2 शहर और निकलने का दावा किया। केरल में कोरोना जैसे लक्षण वाले नोरो वायरस के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया और दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर सरकार से सबूत मांगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर बिजली संकट मंडराने लगा है। वहां के करीब 22 जिलों में सुबह से ही बत्ती गुल है। अगले 72 घंटे तक बिजली आने के आसार नहीं दिख रहे क्योंकि पावर स्टेशन में हुई गड़बड़ी ठीक करने में वक्त लगेगा। और जब तक ये काम पूरा नहीं होता, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहेगा। यानी कंगाली में पाकिस्तान का आटा ही गीला नहीं हुआ बल्कि उसकी बत्ती भी गुल हो गई। ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ाई गई और भारत की तुलना में पाकिस्तान के लोगों से 4 गुना अधिक बिजली की कीमत वसूली जा रही है। यानी पाकिस्तान के लोग जेब ढीली करके भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने सुबह सुबह जानकारी दी कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में सुबह से बिजली गायब है। पाकिस्तान वैसे ही बिजली की किल्लत का सामना कर रहा है। पावर स्टेशन में आई तकनीकी खराबी ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी। और वहां के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 22 शहरों में अंधेरा छा गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि तकनीकी खराबी की वजह से वहां के 12 पावर प्लांट ठप पड़े हैं और अगले कई घंटों तक उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। यानी पाकिस्तान में अंधेरा कायम रहेगा और आम जनता की मुश्किल बढ़ती रहेगी, जिसकी झलक सुबह सुबह दिखनी शुरू हो गई क्योंकि बत्ती गुल होने की वजह से लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन बीच में ही रुक गई, जिसे फिर से दौड़ने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। यही नहीं, बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है क्योंकि उसके पास बिजली बचाने के कुछ गिने चुने रास्ते ही बचे हैं, जिनमें सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत इससे कहीं बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद की 117 ग्रिड फेल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में है, जबकि कराची के 90% हिस्से की बत्ती गुल है, जिसकी एक बड़ी वजह नेशनल पावर ग्रिड का ठप पड़ना है और उसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। वैसे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई की हालत पिछले कई महीनों से खराब है और दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ी शहबाज सरकार कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि उसके लिए भी पैसों की जरूरत है जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। शहबाज शरीफ पिछले कुछ हफ्तों से बार बार ये बात कह भी रहे हैं, यानी नेशनल पावर ग्रिड की मरम्मत में भी देर होने का चांस है क्योंकि उसमें भी पैसे खर्च होंगे। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने 72 घंटों में ये संकट दूर होने का दावा किया, लेकिन जैसे हालात हैं उनमें ये घंटे बढ़ भी सकते हैं और हर सुबह एक नई मुसीबत झेलने वाली पाकिस्तान की जनता की परेशानी का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 और शहरों पर कब्जा कर लिया। पिछले साल मई से ही रूसी सेना जापोरिजिया शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है, जिसके लिए उसने जापोरिजिया पर जोरदार हमले बोले थे। प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने वहां हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो वहां अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने लगा। अपने सैनिकों और हथियारों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले कई महीनों से रूस जापोरिजिया में शांत बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार फिर जापोरिजिया प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई शहरों को दहला कर रख दिया। इसके बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 शहरों अरियाखफ और हुलईपोल पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसने जापोरिजिया प्रांत के दूसरे शहरों पर भी नजर गड़ा दी, जिसके लिए उसकी सेना जापोरिजिया के कई इलाकों में भीषण हमले बोल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां के कई गांवों पर हुए मिसाइल हमलों की तस्वीरें भी जारी की और आरोप लगाया कि रूस की सेना ने S-300 मिसाइलें बरसाकर उसके लोगों को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई गांवों में तबाही मचा दी। वहां कई घर खंडहर में बदल गए। मिसाइलों की मार से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में 10 इमारतें तो पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जबकि पानी और गैस की पाइपलाइनें बुरी तरह टूट गईं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 170 से ज्यादा हमले बोले और उसकी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत में 21 जगहों को निशाना बनाया। इधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की अपील की। उन्होंने ये बातें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कही, जहां वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की अपील की। अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कुछ राज्यों के पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने पर भी निशाना साधा। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर दुनिया को ईरान के खतरनाक मंसूबों से आगाह किया। इजरायल का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, इसीलिए ईरान के बारे में अमेरिका को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है।
क्योंकि इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के हाथ में परमाणु बम होना अब कुछ महीनों की नहीं बल्कि महज कुछ हफ्तों की बात है। यानी बहुत जल्द ईरान परमाणु शक्ति बनने का ऐलान कर देगा। ब्रिटिश मीडिया ने इजराइल की खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने करीब 75 किलो यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है, जबकि मिसाइलों में लगने वाले एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है कि 60% तक यूरेनियम को शुद्ध करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जबकि इसके आगे की प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। ईरान के एटम बम पर इजराइल की भी छटपटाहट साफ दिख रही है। यहां तक दावा कर दिया गया कि इजराइल के पास हमले के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचता दिख रहा। पिछले एक महीने में इजराइल ने 5वीं बार ईरान को हमले की धमकी दी। और इस बार तो सीधा कहा गया कि ईरान इस वक्त हिजाब विरोधी आंदोलनों से निपटने में नाकाम है। उसकी परेशानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार खतरा सीधा इस्लामिक रिपब्लिक पर है। दावा यह है कि इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी कोशिश कुछ ऐसा करने की है जिससे ईरान में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़े, ऐसा सैलाब जो हिजाब पर लोगों के गुस्से को बहा कर ले जाए। इसीलिए ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है। इधर श्रीनगर में ईदगाह इलाके में कुछ आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। एक दिन पहले किए गए इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और चप्पे चप्पे पर बंदूकों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए वहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका तुर्की को अपना घातक लड़ाकू विमान F-35 बेच सकता है, जिसे पाने के लिए तुर्की कई साल से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान के तुर्की की सेना में शामिल होने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो ग्रीस की किसी भी धमकी का आसानी से जवाब दे पाएगा। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की ब्रिटेन से 3 जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि ग्रीस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए तुर्की को ऐसे युद्धपोत की जरूरत है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हो। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही ब्रिटेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस 40 साल पुराने अपने कई जंगी जहाजों को रिटायर करने वाला है, जिन्हें खरीदने के लिए तुर्की बातचीत कर रहा है। 1987 में कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए इन जंगी जहाजों को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया था, जो समंदर में दुश्मन के परखचे उड़ाने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से तुर्की ब्रिटेन के इन जंगी जहाजों को खरीदना चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में उसके और ग्रीस के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि ग्रीस एक नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। और इस खबर ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ग्रीस ने खतरनाक ड्रोन बना लिया तो उसकी ताकत में भारी इजाफा हो जाएगा, जो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसीलिए तुर्की ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट पाने की कोशिश तेज करने के साथ ही अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देगा, जिसकी रेंज अभी सिर्फ 565 किलोमीटर है। तुर्की ने टाइफून मिसाइल को खुद ही बनाया है और वो पहले से ही इसके बेहद खतरनाक होने का दावा करता रहा है, लेकिन ग्रीस की बढ़ती ताकत देखकर उसने इस मिसाइल को और भी घातक बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि तुर्की ग्रीस से जंग लड़ने की तैयारी में है, इसीलिए वो लड़ाकू विमान और जंगी जहाज खरीदने के साथ साथ अपनी मिसाइलों की रेंज तक बढ़ा रहा है, ताकि युद्ध होने पर वो ग्रीस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इधर मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में फिर ठंड लौटने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है और इसी वजह से आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। ऐसे में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोहरे और ठंड का कहर जारी रहने की आशंका है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक जासूसी ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के पास मंडराता दिखा। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लेकर ताकतवर ड्रोन की सप्लाई करेगा, जिसके बाद जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन पुतिन की परेशानी तब और बढ़ गई जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो का खतरनाक ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक क्राइमिया के आसपास चक्कर काट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन अमेरिकी सेना का जासूसी ड्रोन है जो 2 दिन पहले काला सागर के ऊपर दिखाई दिया था। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही यूक्रेन की सेना अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला बोल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन से हमला हुआ था।
जिसमें काला सागर में मौजूद रूस की नेवी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस हमले के लिए रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया था। पुतिन का आरोप था कि सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमले के वक्त काला सागर के ऊपर अमेरिकी सेना का ड्रोन RQ-4B ग्लोबल हॉक मंडरा रहा था, जिसने हमले में शामिल दूसरे ड्रोन को कंट्रोल किया था। और अब एक बार फिर अमेरिका का ये घातक हथियार क्राइमिया के पास दिखाई दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्राइमिया को पुतिन से छीनने के लिए अमेरिका और यूक्रेन किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया पिछले 8 साल से रूस के पास है और यूक्रेन पर हमले के बाद तो क्राइमिया रूस के लिए पहले से भी ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि इसके जरिए रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होती है। क्राइमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने उसे रूस से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है, जहां से यूक्रेन पर हमला करना आसान होता है। मतलब क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि पुतिन उसे खोने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहां खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं ताकि हमला होने पर यूक्रेन की सेना को करारा जवाब दिया जा सके। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया और सरकार से उसका सबूत मांगा, जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने इस बयान को सेना के सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे दिग्विजय पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं और 2024 का चुनाव आते ही उन्हें फिर से वही मुद्दा याद आ गया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जबकि राहुल गांधी ये यात्रा बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसी यात्रा में दिग्विजय ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। उधर बिहार के सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। सिवान के सदर अस्पताल लाए गए एक मरीज ने शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही। मुंह सूखा बस ये तो बीमारी जी बस ये काहे पे तका पी होगा। हाँ दारू तो पी रहे। इस मामले में प्रशासन ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पाकिस्तान की गरीबी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। खबर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली दूर करने के लिए अपने परमाणु हथियारों का सौदा कर सकता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी दुनिया की सुरक्षा पर खतरा बन सकते हैं, जिसका पीओके की आजादी के लिए काम करने वाले कुछ संगठनों ने अंदेशा जताया। खबर है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहाल हो चुका पाकिस्तान पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। अंदेशा यहाँ तक है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी भी बेचे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नजर दुनिया के हर उस देश और हर उस संगठन पर है जो उसके एटम बम और यूरेनियम का खरीदार बन सके, या यूं कहें कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान को पेट भरने के लिए भीख दे सके वो उसे एटम बम तक दे सकता है। ऐसे बम जिनके दम पर पूरी दुनिया का अंत किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त भुखमरी, बेरोजगारी और कंगाली इतनी है जितनी पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही दम तोड़ रही थी, लेकिन 2022 में आई बाढ़ ने उसे वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। जहां से पाकिस्तान के लिए निकलना आसान नहीं है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया है, जिसकी वजह से कुछ भी इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। अनाज और सब्जियों तक के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। कई उद्योग इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 1 हफ्ते में बेरोजगार हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल तो पहले ही खत्म होने की नौबत थी, अब तो पाकिस्तान के लिए बिजली बनाना भी मुश्किल हो गया है। मतलब कंगाली और बदहाली का ऐसा मकड़जाल जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि इस बार उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। ना तो इस बार चीन उसे खैरात देने को तैयार है और ना ही IMF से नया कर्ज मिल पा रहा है। यहां तक कि सऊदी अरब भी उसे भीख देने को तैयार नहीं हो रहा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने वजूद बचाने की चुनौती है। खबर है कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान की इस बदहाली को मौके की तरह देख रहे हैं। इनमें एक सऊदी अरब भी है जो पाकिस्तान के एटम बम खरीद सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश लंबे वक्त से सऊदी अरब को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की है। इसलिए आशंका जताई जा रही है प्रिंस के लिए पाकिस्तान के परमाणु बम खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के साथ हमेशा चलने वाली उसकी जंग में भी सऊदी अरब के लिए ये डील अहम साबित होगी। जबकि पाकिस्तान के लिए दूसरा विकल्प भी खुला है, यानी सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन ईरान के साथ सौदा करने का मौका। पिछले महीने ब्रिटेन की जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत भी मिले थे जिनसे किसी बड़ी साजिश के संकेत मिलते हैं। और पता चलता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। पाकिस्तान से ब्रिटेन पहुंची एक फ्लाइट में एक रहस्यमयी पैकेज मिला था जिसमें बेहद बढ़िया क्वालिटी का यूरेनियम बरामद हुआ था। यूरेनियम को ब्रिटेन में काम करने वाली ईरान की एक कंपनी तक पहुंचाया जाना था।
ईरान से पाकिस्तान का ये कनेक्शन और बीच में आया यूरेनियम बड़े खतरे की तरफ इशारा करने लगा। इसीलिए ब्रिटेन की जांच एजेंसियों ने इस मामले की जांच तेज कर दी। उसी वक्त से ऐसा लगने लगा था कि ईरान के साथ पाकिस्तान की कोई गुपचुप डील हो सकती है, जिसकी आशंका कुछ महीने पहले मोसाद ने भी जताई थी। लेकिन अब साफ दिखने लगा है कि पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए बड़ी आफत बनने वाली है। भारत पहले से ही पाकिस्तान को बेहद गैर जिम्मेदार परमाणु ताकत बताता रहा है, लेकिन अब ये बात पूरी दुनिया के सामने एकदम साफ हो गई। हालांकि पाकिस्तान पर यही आशंका पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जताई थी, लेकिन उन्होंने जो खतरा जताया था वो सऊदी अरब या ईरान से होने वाली किसी डील के कारण नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में जमे आतंकी संगठनों के कारण जताया था। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, कई आतंकी संगठन और खासतौर पर टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अगर इन संगठनों के हाथ में परमाणु बम लग गए तो पूरी दुनिया का भविष्य अंधेरे में दिखने लगेगा। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर वीडियो बनाने वाली एक लड़की का 17,000 रुपए का चालान काटा और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। जिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई उसमें आरोपी लड़की अपनी कार के साथ डांस करती नजर आई। पुलिस ने बताया कि वीडियो करीब 1 हफ्ते पुराना है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेन की सेना और पुतिन की फौज के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर मौजूद एक गांव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यानी पुतिन की फौज एक तरह से बखमुत के दरवाजे पर पहुंच गई और वो किसी भी वक्त शहर पर जोरदार हमला बोल सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में रूसी सेना बखमुत को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और अगर ऐसा हो गया तो नए साल में ये पुतिन के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी सेना कई महीनों से डोनेट्स्क के इस अहम शहर पर कंट्रोल करने के लिए जी जान से जुटी है। उसके ताबड़तोड़ हमलों ने बखमुत की सूरत ही बदल कर रख दी है। यूक्रेन के मुताबिक बखमुत शहर का 60% इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया है और शहर का जो हिस्सा बच गया है वहां भी रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, जिनसे निपटने में यूक्रेन के सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बखमुत को बचाने के लिए उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम ही नहीं है जो रूसी मिसाइलों का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक वहां हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो रूसी सेना का सामना करने की तैयारियों में जुटे हैं। बखमुत से आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक शहर में मोर्चाबंदी करते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां अपने टैंकों को ऐसी जगहों पर तैनात करना शुरू कर दिया जहां से छिपकर वो रूसी सेना पर हमला कर सकें। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों में हथियारों की कमी का खौफ भी दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें जल्द हथियार नहीं मिले तो बखमुत एक ही दिन में उनके हाथ से निकल जाएगा। This city can be destroyed already, and if we will be wait, I can die. इस बीच रूसी सेना के हमले के डर से वहां बचे हुए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि एक बार रूस के सैनिक शहर में घुसे तो फिर तबाही मचनी तय है। ये खौफ इसलिए भी ज्यादा हो गया क्योंकि बखमुत पर कब्जे के लिए पुतिन ने कसाई ब्रिगेड नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप को भी जंग में उतार रखा है, जिन्होंने बखमुत शहर के आसपास के कई गांवों में भीषण हमले बोले। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के रूसी सेना के साथ आने की वजह से उसकी ताकत दुगनी हो गई। माना जा रहा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को जंग में इसीलिए उतारा क्योंकि वो बखमुत को किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक बार बखमुत उनके हाथ आ गया तो फिर डॉनबास के उस हिस्से पर भी कब्जा आसान हो जाएगा जहां रूसी सेना की पहुंच नहीं है, क्योंकि बखमुत पर अधिकार करने के बाद उसके आसपास मौजूद शहरों पर हमले करने में मुश्किल नहीं आएगी और रूस लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहरों पर भी आसानी से कंट्रोल कर सकेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया। इन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों के नाम पर रखे गए, जबकि इससे पहले इन द्वीपों का कोई नाम नहीं था। लेकिन पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों के नाम जंग में शहीद हुए असली नायकों के नाम पर रख दिए। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ। सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया, जबकि दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम शहीद करम सिंह के नाम पर रखा गया। उधर चीन की सरकार गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रही है। तालिबान मामलों के जानकार और उससे जुड़े मामलों पर किताब लिख चुके जफर इकबाल यूसुफजई ने अपनी एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा किया और बताया कि चीन ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर बड़ा खेल शुरू कर दिया। तालिबान को जो आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं उनके पीछे चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को वजह बताया, जबकि जफर इकबाल का दावा है कि चीन को अपने सबसे अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की चिंता सता रही है। चीन को डर है कि कहीं आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े आतंकी उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को निशाना न बना दे। इसलिए चीन ने अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए तालिबान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी।
असल में पिछले महीने आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल ने काबुल में उस होटल पर हमला किया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरे हुए थे। और खबर है कि उस हमले के बाद से ही चीन ने तालिबान को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान के कई शहरों में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हमले बढ़े हैं। कई हमलों में तो चीन के नागरिक ही निशाने पर रहे हैं। हालांकि तालिबान सरकार को आधुनिक हथियारों की सप्लाई के पीछे चीन की मंशा बिल्कुल साफ है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से जरा भी समझौता नहीं करना चाहता। इसके लिए उसने तालिबान के हाथों में खतरनाक हथियार थमा दिए जो पहले से ही पूरी दुनिया में अपने अत्याचारों के लिए जाना जाते हैं। इधर गोवा के मापसा में 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में धमाके का एक वीडियो सामने आया। एक दिन पहले हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, क्योंकि यह धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटें तेजी से उस रेस्टोरेंट के बाहर तक आ गईं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि रेस्टोरेंट के अंदर अचानक धमाका होने से आग बाहर तक फैली, जिस वजह से जो भी सामान बाहर रखा था वो भी राख में मिल गया। धमाके से पहले वहां कुछ स्कूटर खड़े दिखे, वो भी लपटों की चपेट में आ गए और इलाके में धुआं फैल गया। हालांकि इस हादसे में सब सुरक्षित रहे, लेकिन धमाके के कारण लोगों में दहशत फैल गई। वहीं इस ब्लास्ट के बाद बॉम्ब स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने वहां से सैंपल जुटाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर धमाका हुआ कैसे। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस अब जंग में अपने सबसे खूंखार टैंकों को उतारने की तैयारी में है। रूस के एक सैन्य अड्डे पर उसके T-14 निर्माता टैंक जंग में भेजे जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। और अगर ये टैंक यूक्रेन पहुंच गए तो रूसी सेना की ताकत में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। खबर है कि यूक्रेन रवाना करने के लिए रूस ने इन टैंकों की एक खेप तैयार कर ली है, जिसमें मौजूद आर्माता टैंक यहां यूक्रेन पहुंच करके वहीं मौजूद कुछ बड़े और टैंकों की जगह लेंगे। और आरोप है कि इनकी तैनाती का फैसला चोरी छिपे रूस की सरकार ने दे भी दिया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अब तक रूस ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, पर एक सैटेलाइट इमेज में कई टैंक रूस के सैन्य अड्डे पर खड़े दिखाई दिए। दावा है कि पुतिन इन्हें अचानक जंग में उतारने की तैयारी में है ताकि जेलेंस्की की सेना को तगड़ा झटका दिया जा सके। इधर 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को राहत मिल गई, क्योंकि कोर्ट ने उनकी उस याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी से छूट मांगी थी। वहीं मामले की सुनवाई को भी 15 फरवरी तक टाल दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जैकलिन से ईडी कई बार पूछताछ कर चुका है। इस बीच ताइवान ने दावा किया कि चीन ने एक बार फिर उसके इलाके में घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 4 दिन पहले चीन ने सुबह होते ही अपने कुछ विमानों को ताइवान की ओर भेजा था, जो ताइवान की सीमा में घुस गए और ऐसा करके चीन ने एक बार फिर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 31 विमान और 4 जंगी जहाज उसके इलाके में घुसे और उन्होंने अपनी ताकत से ताइवान को डराना चाहा। हालांकि ताइवान के मुताबिक उन चीनी विमानों और जंगी जहाजों पर लगातार निगरानी रखी गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन के उन विमानों को वहां से वापसी करनी पड़ी। लेकिन इतने कम समय में चीन की बार-बार घुसपैठ की कोशिश ने ताइवान की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए लगातार अपने विमानों और जंगी जहाजों को घुसपैठ के लिए भेज रहा है। ताइवान का दावा है कि इस बार जो 31 चीनी विमान आए उनमें 12 विमानों ने साउथ चाइना सी में ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को भी पार कर लिया था, जिनमें 6 J-11, 3 J-16, 2 J-10 और 1 ड्रोन बताया गया। चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि वो ताइवान को छेड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इधर अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शिजान खान ने एक बार फिर जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। और ये फैसला होगा कि शिजान को जमानत दी जाए या नहीं, क्योंकि इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इस बार अपनी याचिका में शिजान ने जमानत के साथ FIR रद्द करने की भी मांग की है। इस बीच न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से प्रतिबंधित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत यह संगठन देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किलर स्क्वाड बना रहा है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक PFI से जुड़े लोग देश के अलग अलग राज्यों में किलर स्क्वाड बनाने में जुटे हैं। PFI की इस खतरनाक साजिश का जिक्र NIA ने अपने उस दस्तावेज में किया है जो पिछले साल हैदराबाद की एक कोर्ट में जांच एजेंसियों ने दाखिल किया था। न्यूज 18 के पास NIA का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें यह बताया गया कि लोगों की हत्या करने के लिए PFI ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किलर स्क्वाड तैयार कर रखी हैं, जिनमें शामिल लड़कों को धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कैंप तक खोले गए हैं, जहां कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2 दिन पहले ही NIA ने कर्नाटक की एक अदालत में BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। और उस चार्जशीट में भी NIA ने PFI की इसी साजिश का जिक्र किया था। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि प्रवीण नेतारू की हत्या
PFI की इस्लामिक गणराज्य 2047 साजिश का हिस्सा थी। हैदराबाद की कोर्ट में एनआईए ने जो दस्तावेज जमा किए हैं उसके मुताबिक पीएफआई हर राज्य में 8 से 10 किलर स्क्वाड बनाने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि किलर स्क्वाड में शामिल लड़कों की उम्र 23 से 25 साल के बीच है और एक ग्रुप में 8 से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें देश का माहौल खराब करने के इरादे से लोगों की हत्या करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम सौंपा गया है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को अपने परमाणु प्लांटों में छिपाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि रूस उन पर हमला कर उन्हें बर्बाद न कर सके और वो जंग में यूक्रेन के काम आ सके। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले हाइमार्स समेत कई लॉन्चर छिपा दिए और इसके लिए उसने अपने देश के उत्तर पश्चिम में मौजूद रिवनेस्का इलाके के एक परमाणु प्लांट को चुना, जहां तक हथियारों को दिसंबर के आखिरी हफ्ते में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन परमाणु प्लांटों में जानबूझकर मदद के तौर पर मिले हथियारों को छिपा रहा है, ताकि हमला होने पर वो दुनिया के सामने रूस पर परमाणु प्लांट तहस नहस करने का इल्जाम लगा सके, जैसा उसने जापोरिजिया और चेर्नोबिल प्लांट पर हुए हमले के वक्त किया। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बर्फीला तूफान नजर आया जो एक गांव की ओर बढ़ता दिखा। ये वीडियो किश्तवाड़ जिले की वारवा घाटी का बताया गया, जिसमें बर्फ से ढकी घाटी से अचानक ये तूफान इस गांव की ओर आता दिखा। हालांकि गनीमत ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर दिल्ली के छावला इलाके में रिंकू नाम के हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया और हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसे मुठभेड़ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारा हेड कांस्टेबल का कंडीशन स्टेबल है, वो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। बताया गया कि पेट्रोलिंग के दौरान झगड़े की एक शिकायत के बाद पहुंचे हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला हुआ। इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका, ताइवान और जापान से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान J-16 समंदर में तैनात कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका आमने सामने है और दोनों ही देश समंदर में एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को तैनात कर दिया था, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी थी। और तो और अमेरिका को जवाब देने के लिए उसने शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतार दिया था। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में आधुनिक J-16 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया और अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर उसने समंदर में कोई भी उकसाने वाली हरकत की तो चीन उस पर हमला करने से नहीं चूकेगा। इधर राजस्थान के मंत्री हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस को प्रधानमंत्री से सीखने की नसीहत दी और उनके कड़े फैसलों की तारीफ की। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट के, जिन्होंने जयपुर के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देकर पीएम के कड़े फैसलों की प्रशंसा की और कांग्रेस को उनसे सीखने की नसीहत दे डाली। नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मिर्जा हैंग सब, और हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है। पायलट गुट के हेमाराम चौधरी का ये बयान कांग्रेस की अंदरूनी खटपट की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना साधा और हाईकमान को उन्हें सीएम पद से हटाने की नसीहत दी। यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, गहलोत और पायलट गुट की लड़ाई तीखी हो रही है और अब तो कांग्रेस के नेता पीएम की मिसाल भी दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस का फायदा हो न हो बीजेपी की चुनावी राह आसान होने का फुल चांस है। उधर खबर है कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए रूस की सेना में जल्द ही 5 लाख सैनिक भर्ती किए जा सकते हैं। हाल ही में पुतिन ने उस नियम को चुपचाप खत्म कर दिया जो 3 या उससे ज्यादा बच्चों के पिता को वहां की सेना में भर्ती होने की छूट देता था, जिसके बाद से ये खबरें तेजी से फैलने लगी कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर फिर से बड़ा हमला करने के लिए अपने देश की सेना में 5 लाख सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। और ये कहा जाने लगा कि इसी वजह से उन्होंने 3 या उससे ज्यादा बच्चों के पिता को रूसी सेना में भर्ती होने से जो छूट मिलती थी उस नियम को खत्म कर दिया। इस नियम के तहत ये उस शख्स की मर्जी होती थी कि वो रूस की सेना में शामिल होगा या नहीं। लेकिन पुतिन के इस फैसले के बाद रूसी नागरिकों के पास अब ये विकल्प नहीं रहा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन से लगातार मिलती हार को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति के लिए ये कदम उठाना मजबूरी बन गया, क्योंकि जंग को शुरू हुए 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन के हाथ खाली हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की बार-बार ये कह रहे हैं कि पुतिन फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति के इस फैसले ने इस ओर इशारा कर दिया कि कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की की बातों में दम है। रूसी सांसदों ने भी यह प्रस्ताव रखा कि जो लोग सेना में भर्ती होने के डर से विदेश भाग रहे हैं, उनकी रूस में मौजूद संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। क्योंकि पिछले साल जब पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारने का ऐलान किया था, तब हजारों रूसी नागरिकों ने अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुतिन ने इन 5 लाख सैनिकों को मैदान में उतार दिया तो पता नहीं ये युद्ध और कितना लंबा खींचेगा।
क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की एक से एक आधुनिक हथियार देकर मदद कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। बताया गया कि शनिवार को सुल्ताना नाम की महिला ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाने की गुजारिश भी की थी, जिसके अगले दिन वो बाकायदा पूजा की थाली लेकर पंडाल में पहुंची और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। इसके अलावा उन्हें मंच से ही नया नाम भी दे दिया गया। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ है। बताया गया कि हिंदू धर्म अपनाने से पहले शुभी का नाम सुल्ताना था। उन्होंने शनिवार को बिलासपुर में जारी कथा में पहुंचकर मंच से हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की थी और फिर अगले ही दिन उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और हजारों लोगों के सामने हिंदू धर्म अपना लिया। इस बीच गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्पेशल सेल ने कुल 34 पिस्तौल बरामद की और नवेद राणा नाम के अवैध हथियारों के तस्कर को भी धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को यूपी के शामली में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भी पता चला, जहां से 24 पिस्तौल बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही अवैध हथियार बनाने के इल्जाम में सलीम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 10 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि वहां मोंटेरे पार्क इलाके के एक डांस क्लब में कुछ लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी एक हमलावर हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और फिर उसने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसने कई लोगों को गोलियों से भून डाला और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की पहुंच से वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही वो पुलिस को दिखा, उसे घेर लिया गया। बताया गया कि पुलिस से खुद को घिरा देख हमलावर ने अपने आप को गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से वहां के आर्मी चीफ की नौकरी चली गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उन्हें पद से हटा दिया, क्योंकि आर्मी प्रमुख और उनके जवानों पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों को न रोकने का आरोप लगा। ब्राजील में 8 जनवरी को हुए हिंसक प्रदर्शन से करीब 10 दिन पहले ही उन्हें सेना की कमान सौंपी गई थी। उधर खबर है कि रूस ने अफ्रीकी देश माली को सुखोई फाइटर जेट की सप्लाई की है। इसके साथ ही उसने मी-17 हेलीकॉप्टर भी माली को दिए, जिनका इस्तेमाल करके माली की सरकार वहां के विद्रोहियों से निपटेगी। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को दुनिया के आधुनिक और खतरनाक विमानों में एक माना जाता है। यूक्रेन की जंग में भी रूस बड़े पैमाने पर इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है और उसने अब वही लड़ाकू विमान माली को भी दिए। खबर के मुताबिक रूस ने माली को 8 सुखोई लड़ाकू विमानों की सप्लाई की। इसके अलावा 2 मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए। 2020 में माली में तख्ता पलट होने के बाद से ही सैन्य शासन है और इस वजह से वो कई तरह के प्रतिबंध भी झेल रहा है, लेकिन रूस वहां की सरकार के साथ खड़ा है। वो पहले भी कई बार हथियार माली भेज चुका है। इतना ही नहीं, कुछ रोज पहले तो ये खबर भी आई थी कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी माली भेजा था। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने के मुद्दे पर टीएमसी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद के इस्लामपुर बाजार में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने जा रहे थे। आरोप है कि तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। उधर खबर है कि पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर एक शादीशुदा हिंदू महिला पर जुल्म ढाया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, लेकिन बताया गया कि जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो उसका अपहरण कर लिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि वो महिला किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस का एक लड़ाकू विमान आसमान में ही आग का गोला बन गया। बताया गया कि रूस का मिग-31 लड़ाकू विमान बेलारूस से उड़ान भरकर यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसमें भीषण आग लग गई। खबर है कि रूस के मिग-31 फाइटर जेट ने उड़ान भरने के ठीक थोड़ी देर बाद आग पकड़ ली, जिसके बाद देखते ही देखते विमान आग का गोला बन गया। बताया गया कि मिग-31 के इंजन में खराबी आई थी, जिसकी वजह से उसमें आग लगी, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब रूस के लड़ाकू विमान में आग लगी हो। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक 1 महीना पहले भी रूस के मिग-31 में उड़ान भरने के दौरान ही आग लगी थी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एक बार फिर तलाशी ली गई, जिसमें उनके घर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। इससे एक दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि उन्हें उनके घर से दस्तावेज मिलने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके घर से मिले दस्तावेजों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपत्तिजनक हो। लेकिन बाइडेन का यह बयान आते ही एक और दस्तावेज बम फूटा और अगले ही दिन उनके घर और दफ्तर की फिर से तलाशी ली गई, जो 1-2 नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक चली
और बाइडेन के घर और पुराने दफ्तर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। जिस समय ये कार्रवाई हुई, बाइडेन और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और जांच अधिकारी सुबह करीब 10 बजे से रात करीब 10 बजे तक उनके घर और दफ्तर का कोना कोना खंगालते रहे। जिसके बाद बाइडेन के वकील ने तलाशी से जुड़ी जानकारी साझा की और बताया कि खुद बाइडेन ने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा भी हुई और वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि बाइडेन जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। बाइडेन के घर और दफ्तर से गोपनीय दस्तावेज मिलने का सिलसिला पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था और तलाशी के दौरान बाइडेन के घर और दफ्तर से 20 खुफिया फाइलों के सेट मिले थे जो उनके पुराने कार्यकाल से जुड़े थे। जानकारी मिली कि वो दस्तावेज तब के थे जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और अमेरिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह से गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास रखना गैर कानूनी माना जाता है और इसी वजह से बाइडेन अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाइडेन ने बार बार कहा कि उन्हें नहीं पता कि दस्तावेजों में क्या है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के दावे बाइडेन के खिलाफ चल रही इस जांच को गंभीर बना सकते हैं क्योंकि दावा किया गया कि बाइडेन के घर और दफ्तर से मिले 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी खुफिया जानकारी है और ये फाइलें उस समय की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन पर आरोप लगा कि वो पद छोड़ने से पहले सारे दस्तावेज अपने साथ ले गए। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में आतंकियों से निपटने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल विवादों में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकवादी का किरदार निभाने वाले पुलिस वालों ने पकड़े जाने के बाद वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े नारे लगाए, जिससे अहमदनगर के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भड़क उठे। असल में पुलिस ने वहां एक मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को शहर में आतंकियों के घुसने पर उनसे निपटने की ट्रेनिंग दी, जिसके लिए कई पुलिस वाले भीड़ के बीच से उन आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ते नजर आए। इसके बाद उन्होंने आतंकियों का किरदार निभा रहे पुलिस वालों को पकड़ा तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि हथियारों से लैस जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस की जीप में बैठा दिया, लेकिन इस मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हो गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि इस मॉक ड्रिल के जरिए उनके धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश की गई और इसी की शिकायत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील अहमदनगर के SP ऑफिस पहुंच गए। अहमदनगर के SP ने जाहिर माफी मांगना चाहिए पूरे मुसलमानों से। वहीं वीडियो देखने के बाद एक मुस्लिम संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी देने की चेतावनी भी दी। अगर इसके ऊपर हम उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 4 दिन के बाद हम हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में इसके ऊपर PIL रजिस्टर करेंगे। हालांकि इतने हंगामे के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 दिनों के अंदर तीसरे हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। आरोप है कि ये तोड़फोड़ कुछ खालिस्तान समर्थकों ने की, जिनके निशाने पर इस बार मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क का एक हिंदू मंदिर था। आरोप है कि उपद्रवियों ने न सिर्फ मंदिर को बर्बाद किया बल्कि वहां की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिख दिए। इधर मुंबई में भारतीय नौसेना के बेड़े में कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया। INS वागीर को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई INS वागीर पर नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में झंडा लहराया गया। It's an honor and privilege for me to be here today for the commissioning of Wagir. INS वागीर कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना के बेड़े में जगह मिली। INS कलवरी, INS करंज, INS खंडेरी और INS बेला पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। नौसेना अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि INS वागीर के भारतीय नौसेना में शामिल होने से समंदर में दुश्मनों को धूल चटाने में मदद मिलेगी। उधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ी राहत दी। भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को पिछले साल 10 दिसंबर को जमानत दे दी थी। साथ ही जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए CBI को 10 दिन का वक्त भी दिया था। इस बीच तेलंगाना में प्रदर्शन कर रहे टीचरों के समर्थन में बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता हैदराबाद की सड़कों पर उतर आए। वहां के टीचर उस सरकारी आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत एक जिले के शिक्षकों का तबादला दूसरे जिले में किया जा सकता है। शिक्षकों की मांग है कि 2021 में बदले गए इस आदेश को या तो रद्द कर दिया जाए या फिर इसमें बदलाव किए जाएं। और उनकी इस मांग का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुट गए, लेकिन जब वो पुलिस के समझाने से नहीं माने तो वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस वालों और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई और पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की होने लगी, जिस वजह से यह बवाल थमने के बजाय बढ़ता चला गया। एक दिन पहले कई सरकारी स्कूलों के टीचरों ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर प्रगति भवन के बाहर अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके अगले दिन बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके समर्थन में उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में सड़कों पर संग्राम छिड़ गया।
जो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस वालों ने कुछ लोगों के तो हाथ पैर पकड़कर उन्हें जबरन अपनी गाड़ियों में घुसाया और वहां से उन्हें थाने ले गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ब्रिटेन पर बड़ा साइबर हमला कर सकता है। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने अभी से ब्रिटेन को अलर्ट कर दिया है, ताकि रूस के हैकर किसी भी हाल में उसे नुकसान न पहुंचा पाएं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन का मददगार रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की हथियार से लेकर कई तरह की दूसरी मदद की है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन अब इसीलिए ब्रिटेन को ही सबक सिखाना चाहते हैं। और खबर है कि इसी बात से नाराज रूस ब्रिटेन पर बड़ा साइबर हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हैकरों ने जिस तरह से उनके एनर्जी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया था, वो ठीक वैसा ही हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ब्रिटेन नहीं चाहता कि एक बार फिर रूसी हैकर उसके देश को आसानी से निशाना बना लें, इसीलिए उसने ऐसे हमले से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकि रूस के खतरनाक हैकर अपने मंसूबे में कामयाब न हो सकें। असल में रूस के पास ऐसे हैकर हैं जो बेहद खतरनाक साइबर हमले करने की ताकत रखते हैं। रूस साइबर अटैक करके अमेरिका की कई पावर ग्रिड तक में सेंध लगा चुका है। कि रूस को अक्सर यूक्रेन का हैकिंग प्लेग्राउंड कहा जाता है, लेकिन दावा है कि जंग के बीच यूक्रेन को रूस के साइबर हमले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने रूस के संभावित साइबर हमले के लिए अभी से ब्रिटेन को अलर्ट कर दिया। इधर अभिनेत्री राखी सावंत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। राखी सावंत पर आरोप है कि उन्होंने एक्टर शर्लिन चोपड़ा के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल की थी, जिसके बाद शर्लिन चोपड़ा की शिकायत पर पुलिस ने राखी सावंत को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के बाद राखी सावंत ने बॉम्बे सेशंस कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद राखी सावंत ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू के रघुनाथ मंदिर में पूजा की। करीब 4 महीने से चल रही भारत जोड़ो यात्रा सांबा से होते हुए दिन के वक्त जम्मू में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने रघुनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा भी की। इसके अलावा राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। जम्मू से उधमपुर होते हुए भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और 30 जनवरी को वहां यात्रा समाप्त हो जाएगी। इधर जयपुर में महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ। वहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने चांटा मार दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। इसके बाद मंच पर ही दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिससे कॉलेज परिसर में भगदड़ मच गई। दोनों के समर्थक एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मारते दिखे। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से ओमान की राजधानी मस्कट जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उस विमान में तकनीकी खराबी आ गई और जैसे ही पायलट को पता चला तो उसने तुरंत विमान को वापस तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर उतार दिया। इस विमान ने सुबह 8 बजे उड़ान भरी थी और 9:17 पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान में केबिन क्रू के अलावा 105 यात्री सवार थे। इधर कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर लगे प्रतिबंध से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बना दी, ताकि जल्द मामले पर सुनवाई हो सके। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से तय ड्रेस को पहनना जरूरी कर दिया था, जिसके बाद सरकार के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन फैसला राज्य सरकार के पक्ष में रहा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन जजों के एकमत न होने से इस पर कोई फैसला नहीं आ सका। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक होटल के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी होटल के उस कर्मचारी पर चाकू से हमला करता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो होटल के बाहर लगी खिड़की के ऊपर चढ़कर उसे चाकू मारने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जब वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ तो होटल के अंदर ही चाकू लेकर घुस गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जरूरत है, क्योंकि इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के हाथ में परमाणु बम होना अब कुछ महीनों की नहीं बल्कि महज कुछ हफ्तों की बात है। यानी बहुत जल्द ईरान परमाणु शक्ति बनने का ऐलान कर देगा। ब्रिटिश मीडिया ने इजराइल की खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने करीब 75 किलो यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है, जबकि मिसाइलों में लगने वाले एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है कि 60% तक यूरेनियम को शुद्ध करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जबकि इसके आगे की प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है।
ईरान के एटम बम पर इजरायल की भी छटपटाहट साफ दिख रही है। यहां तक दावा कर दिया गया कि इजरायल के पास हमले के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचता दिख रहा। पिछले एक महीने में इजरायल ने 5वीं बार ईरान को हमले की धमकी दी। और इस बार तो सीधा कहा गया कि ईरान इस वक्त हिजाब विरोधी आंदोलनों से निपटने में नाकाम है। उसकी परेशानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार खतरा सीधा इस्लामिक रिपब्लिक पर है। दावा यह है कि इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी कोशिश कुछ ऐसा करने की है जिससे ईरान में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़े, ऐसा सैलाब जो हिजाब पर लोगों के गुस्से को बहा कर ले जाए। इसीलिए ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है। इधर श्रीनगर में ईदगाह इलाके में कुछ आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। एक दिन पहले किए गए इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और चप्पे चप्पे पर बंदूकों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए वहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका तुर्की को अपना घातक लड़ाकू विमान F-35 बेच सकता है, जिसे पाने के लिए तुर्की कई साल से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान के तुर्की की सेना में शामिल होने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो ग्रीस की किसी भी धमकी का आसानी से जवाब दे पाएगा। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की ब्रिटेन से 3 जंगी जहाज खरीदने की तैयारी में है, क्योंकि ग्रीस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए तुर्की को ऐसे युद्धपोत की जरूरत है जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हो। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जल्द ही ब्रिटेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस 40 साल पुराने अपने कई जंगी जहाजों को रिटायर करने वाला है, जिन्हें खरीदने के लिए तुर्की बातचीत कर रहा है। 1987 में कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए इन जंगी जहाजों को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल से लैस किया गया था, जो समंदर में दुश्मन के परखचे उड़ाने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से तुर्की ब्रिटेन के इन जंगी जहाजों को खरीदना चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में उसके और ग्रीस के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि ग्रीस एक नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। और इस खबर ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ग्रीस ने खतरनाक ड्रोन बना लिया तो उसकी ताकत में भारी इजाफा हो जाएगा, जो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इसीलिए तुर्की ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट पाने की कोशिश तेज करने के साथ ही अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देगा, जिसकी रेंज अभी सिर्फ 565 किलोमीटर है। तुर्की ने टाइफून मिसाइल को खुद ही बनाया है और वो पहले से ही इसके बेहद खतरनाक होने का दावा करता रहा है, लेकिन ग्रीस की बढ़ती ताकत देखकर उसने इस मिसाइल को और भी घातक बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि तुर्की ग्रीस से जंग लड़ने की तैयारी में है, इसीलिए वो लड़ाकू विमान और जंगी जहाज खरीदने के साथ साथ अपनी मिसाइलों की रेंज तक बढ़ा रहा है, ताकि युद्ध होने पर वो ग्रीस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर बिजली संकट मंडराने लगा है। वहां के करीब 22 जिलों में सुबह से ही बत्ती गुल है। अगले 72 घंटे तक बिजली आने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि पावर स्टेशन में हुई गड़बड़ी ठीक करने में वक्त लगेगा। और जब तक ये काम पूरा नहीं होता, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहेगा। यानी कंगाली में पाकिस्तान का आटा ही गीला नहीं हुआ, बल्कि उसकी बत्ती भी गुल हो गई। ये हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ाई गई और भारत की तुलना में पाकिस्तान के लोगों से 4 गुना अधिक बिजली की कीमत वसूली जा रही है। यानी पाकिस्तान के लोग जेब ढीली करके भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने सुबह सुबह जानकारी दी कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में सुबह से बिजली गायब है। पाकिस्तान वैसे ही बिजली की किल्लत का सामना कर रहा है। पावर स्टेशन में आई तकनीकी खराबी ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी। और वहां के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 22 शहरों में अंधेरा छा गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि तकनीकी खराबी की वजह से वहां के 12 पावर प्लांट ठप पड़े हैं और अगले कई घंटों तक उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। यानी पाकिस्तान में अंधेरा कायम रहेगा और आम जनता की मुश्किल बढ़ती रहेगी, जिसकी झलक सुबह सुबह दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि बत्ती गुल होने की वजह से लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन बीच में ही रुक गई, जिसे फिर से दौड़ने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। यही नहीं, बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि उसके पास बिजली बचाने के कुछ गिने चुने रास्ते ही बचे हैं, जिनमें सभी बाजार रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद की 117 ग्रिड फेल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में है, जबकि कराची के 90% हिस्से की बत्ती गुल है, जिसकी एक बड़ी वजह नेशनल पावर ग्रिड का ठप पड़ना है और उसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है।
वैसे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई की हालत पिछले कई महीनों से खराब है और दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ी शहबाज सरकार कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके लिए भी पैसों की जरूरत है जो फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। शहबाज शरीफ पिछले कुछ हफ्तों से बार बार ये बात कह भी रहे हैं, यानी नेशनल पावर ग्रिड की मरम्मत में भी देर होने का चांस है क्योंकि उसमें भी पैसे खर्च होंगे। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने 72 घंटों में ये संकट दूर होने का दावा किया, लेकिन जैसे हालात हैं उनमें ये घंटे बढ़ भी सकते हैं और हर सुबह एक नई मुसीबत झेलने वाली पाकिस्तान की जनता की परेशानी का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 और शहरों पर कब्जा कर लिया। पिछले साल मई से ही रूसी सेना जापोरिजिया शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है, जिसके लिए उसने जापोरिजिया पर जोरदार हमले बोले थे। प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने वहां हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो वहां अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने लगा। अपने सैनिकों और हथियारों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले कई महीनों से रूस जापोरिजिया में शांत बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार फिर जापोरिजिया प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई शहरों को दहला कर रख दिया। इसके बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 शहरों अरियाखप और हुलईपोल पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसने जापोरिजिया प्रांत के दूसरे शहरों पर भी नजर गड़ा दी, जिसके लिए उसकी सेना जापोरिजिया के कई इलाकों में भीषण हमले बोल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां के कई गांवों पर हुए मिसाइल हमलों की तस्वीरें भी जारी की और आरोप लगाया कि रूस की सेना ने S-300 मिसाइलें बरसाकर उसके लोगों को निशाना बनाया। स्वीडन और तुर्की के बीच बना तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। रिश्तों को ठीक करने के लिए स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा रद्द करने का ऐलान हो गया। और यात्रा रद्द करने का फैसला तुर्की ने किया, वो भी एक तरफा। मतलब स्वीडन के रक्षा मंत्री अंकारा पहुंचने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन 2 दिन पहले तुर्की ने उनका दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया। ऐसा तब हुआ जब स्वीडन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तुर्की तिलमिला उठा। खबर आई कि स्वीडन में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पुस्तक का अपमान किया गया। इस खबर के बाद तुर्की भड़क गया। उसने स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि इस मामले में आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुर्की का साथ इस वक्त स्वीडन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वीडन को नेटो में सदस्यता चाहिए, जिसके लिए उसे तुर्की का साथ मिलना जरूरी है। इसी मसले पर बात करने के लिए स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की जाने वाले थे, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही विवाद और बढ़ गया। पिछले कई दिनों से स्वीडन में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तुर्की के दूतावास के बाहर जमा होकर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि तुर्की जानबूझकर नेटो में स्वीडन का रास्ता रोक रहा है। स्वीडन दावा करता है कि उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि वो लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत जरूर देगा, लेकिन प्रदर्शन के तरीके को तुर्की ने इस्लाम के अपमान से जोड़ दिया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक होटल के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी होटल के उस कर्मचारी पर चाकू से हमला करता नजर आया। सामने आई वीडियो में वो होटल के बाहर लगी खिड़की के ऊपर चढ़कर उसे चाकू मारने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जब वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ तो होटल के अंदर ही चाकू लेकर घुस गया, जिसके बाद होटल के उस कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो बाहर भाग निकला। हालांकि बाहर निकलने के बाद उसने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बताया गया कि आरोपी और होटल चालक के बीच कोई विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर उसने हमला किया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आलिया सिद्दीकी को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। आरोप है कि नवाजुद्दीन की मां के साथ आलिया की बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद पहले से चल रहा है। इससे पहले साल 2020 में आलिया सिद्दीकी अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा चुकी हैं। इस बीच RJD नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया, उनके बारे में और उनके बार बार गठबंधन बदलने पर सवाल उठाए, जिसके बाद RJD की ओर से सुधाकर सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि सुधाकर सिंह ने विरोधियों पर नहीं बल्कि नीतीश पर निशाना साधा, वो भी ये कहकर कि बार बार गठबंधन बदलता है लेकिन नीतीश का पद नहीं बदलता। 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे। RJD नेता सुधाकर सिंह के बयान से पार्टी बैकफुट पर है। उसने उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब भी मांगा, लेकिन उनके बयान ने महागठबंधन को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, क्योंकि RJD नेता के नीतीश पर निशाना साधने का मतलब है बीजेपी की चांदी होना। क्योंकि जब नीतीश ने बीजेपी का हाथ छोड़कर RJD से हाथ मिलाया था तो बीजेपी ने भी नीतीश पर इसी अंदाज में निशाना साधा था। इधर ICC ने साल 2022 के लिए मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया, जिसमें 3 भारतीयों को भी जगह मिली, जिनमें पहला नाम विराट कोहली का है।
इनके अलावा सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल है। टीम का कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर को चुना गया। पिछले साल इंग्लैंड ने बटलर की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था। इस बीच केरल के कोच्चि में एक स्कूल में कोरोना जैसे लक्षण वाले नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद कई बच्चे बुरी तरह बीमार हो गए। एक साथ कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया, जिनकी जांच के बाद पता चला कि बीमारी की वजह नोरो वायरस है, जो कि बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है। और यह भी कोरोना की तरह ही बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरस है, क्योंकि यह भी उसी तरह बीमार व्यक्ति को छूने से या फिर उसके संपर्क में आने से दूसरे लोगों में फैल जाता है। इसी वजह से कोच्चि के स्कूल में एक के बाद एक कई बच्चे तेजी से बीमार पड़ने लगे। बताया गया कि जब तक स्कूल में किसी को कुछ समझ में आता, नोरोना वायरस ने कई बच्चों पर हमला कर दिया। इस वायरस के चपेट में आने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। इसके साथ ही नोरो वायरस का शिकार हुए बच्चे डायरिया से भी पस्त हो गए और उनमें नोरो वायरस की पुष्टि होते ही स्कूल की 1 से 5 तक की कक्षाओं की छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही कोच्चि के स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि करीब 1 साल पहले भी कोरोना जैसे इस वायरस ने केरल में दस्तक दी थी। और एक बार फिर इसने वहां लोगों को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरोना की तरह ही नोरो वायरस कब फैल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये सीधा पेट पर हमला करता है। इससे होने वाली बीमारी के लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं। नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को हल्का बुखार और सिरदर्द होता है। इसके साथ ही नोरो वायरस के मरीज की मांसपेशियों में दर्द भी होने लगता है। हालांकि नोरो वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। इसके मरीज 2 से 3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं और उन्हें दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद लापरवाही भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि उल्टी और दस्त की वजह से शरीर में पानी की तेजी से कमी होने लगती है। वायरस से ग्रसित होने के बाद मरीज को कुछ खाने और पीने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसे में शरीर में पानी का कम होना मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। नोरो वायरस से ग्रसित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी और दूसरे पेय पदार्थ पीने चाहिए। इसके साथ ही लक्षण दिखने के करीब 48 घंटे तक मरीज को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, ताकि ये नोरो वायरस को फैलने से रोका जा सके। इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपना पद छोड़ सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सभी तरह की राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं और इस विषय में वो प्रधानमंत्री को भी बता चुके हैं। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी ने लिखा कि वो अपना बाकी का समय पढ़ाई लिखाई के काम में बिताना चाहते हैं। उधर सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने यह दावा किया कि यूरोपियन यूनियन ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित नहीं करेगा, जबकि पहले यह खबर आई थी कि IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की यूरोपियन यूनियन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिसके बाद ईरान ने यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी भी दी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह धमकी दी थी कि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और अब सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने यह दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन कोर्ट का फैसला आने तक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया जाएगा, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, हॉलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं। जिसके बाद यह दावा किया गया कि इन देशों के दबाव बनाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया था, क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की आंख की किरकिरी बन चुका है और वो जंग में पुतिन के साथ खड़ा है। पहले तो उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की। इसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगे, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसे कुचलने का जिम्मा ईरान ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सौंप दिया। इतना ही नहीं, IRGC पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। इन्हीं वजहों से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। इधर पैरोल पर जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम ने तलवार से केक काटकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो तलवार से केक काटते नजर आए। 5 साल में ऐसा पहली बार है जब गुरमीत राम रहीम अपने गुरु शाह सतनाम सिंह की जयंती से ठीक पहले जेल से बाहर आए हों। रेप के आरोप में सजा काट रहे राम रहीम को 21 जनवरी से 40 दिन की पैरोल मिली है। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि स्पेन में लेटर बम के पीछे पुतिन के जासूसों का हाथ था। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर समेत वहां की दूसरी अहम इमारतों में 6 लेटर बम मिले थे, जिसके बाद से ही रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर इन घटनाओं को लेकर शक गहराया हुआ था। अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी ने स्पेन में लेटर बम अभियान चलाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप को इसका जिम्मा सौंपा था। आरोप है कि पुतिन के जासूसों ने ऐसा इसलिए किया ताकि यूक्रेन को युद्ध में स्पेन जो समर्थन दे रहा है उसे वो वापस ले ले और यूरोप के देशों के बीच खौफ फैलाया जा सके।
सबसे पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में लेटर बम भेजा गया था, जिसके फटने से दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया था। जिसके अगले दिन स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर में लेटर बम मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया गया था और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही स्पेन में सभी अहम इमारतों और दूतावासों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इससे वहां दहशत फैल गई थी। ऐसे में यह आरोप लगाया गया कि ऐसा करके पुतिन ये संकेत देना चाहते थे कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूरे यूरोप में आतंकवादी हमले कर सकते हैं और वहां के देशों को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। इधर राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को सदन से 1 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पेपर लीक मामले पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से राज्यपाल को अभिभाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। आरएलपी के 3 विधायक तो तख्तियां लेकर टेबल पर चढ़ गए, जिसके बाद उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। उधर आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के इंपोर्ट से जुड़े आंकड़े हैरान कर देने वाले रहे। वो देश पाकिस्तान, जहां लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, वहां करीब हजारों करोड़ रुपए महंगी कारें मंगवाने पर खर्च कर दिए गए। इसलिए यह खबर जैसे ही पाकिस्तान के अखबारों ने छापी, वहां हड़कंप मच गया। जिस वक्त पाकिस्तान में महंगे आटे पर हंगामा मचा था और आटे के लिए वहां गोलियां चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के लोग लग्जरी कारों पर डॉलर लुटा रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 6 महीने में 120 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल से जुड़े इम्पोर्ट पर खर्च हुए। इम्पोर्ट किए हुए माल में ज्यादातर लग्जरी कारें, महंगी इलेक्ट्रिक बसें और उनके पुर्जे रहे, जबकि इस वक्त वहाँ आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जिनमें इस तरह के इम्पोर्ट की इजाजत किसी को नहीं है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम होने के कारण पाकिस्तान की सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू किए थे। वहां की सरकार ने हर गैर जरूरी सामान के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी और आदेश में कहा गया था कि हर तरह के लग्जरी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक है। लेकिन आंकड़ों से साफ हो गया कि रसूखदारों पर सरकार कोई भी नियम लागू नहीं करा पाई। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था और लोग महंगी कारें इंपोर्ट कर रहे थे। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल भी खत्म होने की नौबत है, क्योंकि कुछ भी सामान इंपोर्ट करने के लिए रकम डॉलर में खर्च करनी पड़ती है। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर खत्म हो जाए तो कुछ भी इंपोर्ट करना मुश्किल है। पिछले साल श्रीलंका के साथ ऐसा ही हुआ था और अब पाकिस्तान के सामने संकट ऐसा ही है। इधर दिल्ली के नगर निगम एमसीडी में मेयर चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इस बार पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे और उसके बाद मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। सुबह 11 बजे दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। पिछली बार मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने की वजह से हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। उधर खबर है कि यूक्रेन अपने शहरों को हवाई हमलों से बचाने के लिए आत्मघाती ड्रोन का बेड़ा तैयार करने वाला है, जिन्हें खरीदने के लिए वो अपने देश के लोगों से चंदा जुटा रहा है, ताकि उन 1000 आत्मघाती ड्रोन को यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात किया जा सके। इजरायल की एक वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है, जिन्हें वो दुश्मन पर हमला करने के लिए बाहरी सीमा पर तैनात करेगा। इसके अलावा वो इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में भी कर सकता है। दावा तो ये तक है कि यूक्रेन ईरान के इन आत्मघाती ड्रोन को बर्बाद करने के लिए एक शाहिद हंटर सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसके लिए उसने अपने रक्षा बजट से $12,50,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी कर दिया। इधर सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सरोगेसी कानून के उस प्रावधान को चुनौती दी गई जिसमें अविवाहित महिलाओं को इच्छुक महिला की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसमें इच्छुक महिला उसी को माना जाता है जो विधवा या फिर तलाकशुदा हो। याचिका में इसी बात पर आपत्ति जताई गई, क्योंकि याचिका दाखिल करने वाली महिला का कहना था कि इस वजह से अविवाहित महिलाएं सरोगेसी का फायदा नहीं उठा पाती। इस बीच खबर है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले सैन्य अभ्यास में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल होंगी। ये संयुक्त अभ्यास चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका की सेनाओं के बीच किया जाएगा, जो फरवरी में होगा। खबर है कि रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपनी ज़रकॉन मिसाइल को दक्षिण अफ्रीका भेजने का फैसला लिया है। ज़रकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और रूस का दावा है कि उसकी इस मिसाइल की रफ्तार आवाज से भी 9 गुना ज्यादा है। साथ ही ये 1000 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर करने का दम रखती है। यही वजह है कि रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। दक्षिण अफ्रीका में 3 देशों की ये संयुक्त ड्रिल 17 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगी, जिसमें तीनों देशों की सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। इधर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि बीएमसी के चुनाव में उनकी पार्टी BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।
यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी होगी। लगभग 30 साल से देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी पर शिवसेना का राज है, लेकिन पहली बार शिवसेना के ही दो धड़ों में सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। उधर अमेरिकी सेना ने अफ्रीकी देश सोमालिया में आतंकी संगठन अल शबाब के 30 आतंकियों को मार गिराया। ये दावा अमेरिकी सेना की तरफ से जारी एक बयान में किया गया, जिसमें बताया गया कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से करीब 250 किलोमीटर दूर अल शबाब के उन 30 आतंकियों को मारा गया। अमेरिका की तरफ से यह दावा भी किया गया कि इस घटना में दोनों तरफ से काफी गोलीबारी हुई, लेकिन अमेरिका के सभी सैनिक पूरी तरह सुरक्षित रहे। सोमालिया में करीब 15 साल से सक्रिय अल शबाब आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। कुछ महीने पहले ही अल शबाब पर एक्शन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 500 अमेरिकी सैनिकों को सोमालिया भेजने का फैसला लिया था। माना जा रहा है कि उनके इस फैसले के बाद से ही अमेरिकी सेना ने सोमालिया में अपनी कार्रवाई तेज कर दी। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंक से जंग लड़ने की ट्रेनिंग लेंगे। बताया गया कि इसके लिए जेलेंस्की के कई जवान जल्द पोलैंड पहुंचेंगे, जहां वो आधुनिक लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग लेंगे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इसका ऐलान खुद वहां के रक्षा मंत्री ने किया। यानी जंग में यूक्रेन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ ही सेकंड में तबाह करने की ताकत रखता है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ये रूसी सेना के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर दूर से ही गोला दागकर बर्बाद कर सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवान लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रिटेन के सैनिकों से चैलेंजर 2 टैंक से हमले का भी अभ्यास करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ हिस्से पर आपत्ति जताई, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने न केवल ऐतराज जताया बल्कि रामचरितमानस पर बैन की भी मांग कर दी। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कई संतों ने विरोध जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। यही नहीं, कुछ संतों ने इस मामले में FIR दर्ज करने की भी मांग की। उधर चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर हुई बातचीत के बाद भारत के विदेश सचिव विनय मोहन ने भी भूटान का दौरा किया। एक हफ्ते पहले ही चीन और भूटान के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चीन की नजर एक बार फिर डोकलाम पर गड़ गई है। लेकिन इस बार उसने डोकलाम को पाने के लिए भूटान का सहारा लिया, क्योंकि भूटान डोकलाम को अपना बताता है और इसी वजह से उसका चीन के साथ विवाद है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन भूटान को मनाने में जुटा है और उसे ये लालच दे रहा है कि डोकलाम के बदले वो सीमा का दूसरा कोई विवादित हिस्सा ले ले, ताकि वो डोकलाम में अपनी सेना बिठा सके, जो कि भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। डोकलाम भारत के सिक्किम के बेहद करीब है और अगर वहां चीन की सेना आ गई तो भारत के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भी भूटान का दौरा किया, जहां उन्होंने भूटान के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बात की। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में देर रात ईंटों से भरे एक ट्रक के पलटने से उसकी चपेट में आए एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। जबकि हादसे के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। एक ट्रक ई ब्लॉक के थाने के सामने दीवार से टकरा के गिर गया। बताया गया कि सड़क के अचानक धंसने की वजह से ट्रक पलट गया। उधर यूक्रेन से भीषण जंग के बीच रूस के एंगास्क में तेल सप्लाई करने वाले एक बड़े ठिकाने पर ब्लास्ट हुआ, जिसके पीछे किसी साजिश का शक जताया जा रहा है। क्योंकि तेल के ठिकाने पर अचानक आग कैसे लगी ये किसी को समझ नहीं आया। वहां तेल से लदी एक ट्रेन आग का गोला बन गई। आसमान की ओर उठता काला धुआं काफी दूर तक देखा गया। रूस में रहस्यमयी तरीके से विस्फोट की ये कोई पहली घटना नहीं है। क्रिसमस के दिन भी मॉस्को में रक्षा विभाग से जुड़े एक गोदाम में भीषण आग लग गई थी। तो 20 दिसंबर को यूक्रेन की सीमा के करीब एक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था, जिसकी वजह का कोई पता नहीं चल पाया। इसी आधार पर पुतिन के कई करीबियों ने CIA और नेटो देशों के जासूसों पर इन रहस्यमयी तरीकों से हो रहे धमाकों का शक जताया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कार सवार पर टक्कर मारने के बाद एक स्कूटर को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर स्कूटर सवार 2 लड़कियों को टक्कर मारने का आरोप है। बताया गया कि टक्कर के बाद कार को रोकने के बजाय आरोपी उनको घसीटता चला गया, जिससे दोनों जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान से एक यात्री को उतार दिया गया। आरोप है कि इस यात्री ने विमान के क्रू की एक सदस्य से बदतमीजी की, जिसकी शिकायत पर उस यात्री और उसके साथ पर मौजूद एक दूसरे शख्स को विमान से उतार दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स क्रू की एक सदस्य से काफी देर तक बहस करता नजर आया। वो उस यात्री को अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उसे सुनने को तैयार ही नहीं दिखा। विमान में मौजूद कुछ दूसरे यात्रियों ने भी उस शख्स को शांत कराना चाहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा, जिसके बाद उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया।
उधर अमेरिका से हथियारों की होड़ के बीच चीन ने दुनिया का ऐसा पहला समुद्री जहाज बनाने का दावा किया जिसे कहीं से भी रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इसे ऑपरेट करने के लिए जहाज पर कोई इंसान नहीं होगा। चीन सरकार के एक अधिकारी ने ट्विटर पर इसकी तस्वीरें जारी की और दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर बनाने का दावा किया जो रिसर्च के लिए एक बार में कई ड्रोन लॉन्च कर सकता है। ठीक वैसा ही जहाज जैसा समंदर में एयरक्राफ्ट के लिए नौसेना इस्तेमाल करती है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस पर लड़ाकू विमानों की जगह ड्रोन तैनात होंगे और इसका नाम यूं है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस ड्रोन कैरियर का वजन 2200 टन जबकि लंबाई 88 मीटर है और ये 1 घंटे में 33 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। चीन के मुताबिक ये मिलिट्री जहाज नहीं है, लेकिन इस बात की आशंका है कि आने वाले वक्त में ये चीन की नौसेना का बड़ा हथियार बन सकता है और ये हिंद महासागर में भारत के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस जहाज को रिसर्च करने के नाम पर समंदर में उतारा गया है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से भी लैस है जो हथियारों से ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से वो समंदर में ऐसे दुश्मनों पर भी वार कर सकती है जो पारंपरिक हथियारों की रेंज से बाहर हैं। यानी इसकी ताकत से चीनी सेना और ज्यादा चौकन्नी हो जाएगी। इसे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की सटीक सूचना और लोकेशन का भी पता मिल सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया और लखनऊ कानपुर हाईवे जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जिनसे मिलने डीएम भी पहुंचे। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक की वजह से हादसा हुआ जिसने पहले तो सड़क पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मारी और बाद में एक कार से जा भिड़ा। उधर भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए, जिसका पहला वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया, जिसमें केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी दोनों एक साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। इसके अलावा अथिया ने शादी के बाद कुछ तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की जिनमें वो अपने पति केएल राहुल के साथ 7 फेरे लेती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी मुंबई के खंडाला इलाके में हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कई फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों ने दोनों को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस के T-90 टैंक की यूक्रेन की सेना के एक कमांडर ने तारीफ की। बताया गया कि बखमुत में इस टैंक से निपटने के लिए जेलेंस्की के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ इलाकों में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना के उस कमांडर ने दावा किया कि रूस के T-90 टैंक से मुकाबला करने के लिए 3 टैंकों को एक साथ मोर्चे पर लगाना पड़ रहा है। असल में यूक्रेन के बखमुत में पिछले कुछ दिनों से दोनों सेनाओं के बीच जंग और ज्यादा भीषण हुई है। दावा है कि रूस अपने घातक T-90 टैंक से यूक्रेन की फौज पर भीषण हमले कर रहा है, लेकिन खबर है कि पुराने पड़ चुके यूक्रेन के T-62 टैंक रूसी सेना से वो मुकाबला नहीं कर पा रहे जो रूस के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। हथेली पे कैक्टस उगाने से पहले जरा सोचना तिल मिलाने से पहले। सौभाग्य की एक बात कही अभिनव ने, सियासत के रंग में सभी रंग गए हैं, गले मिल रहे हैं दिल मिलाने से पहले। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।